हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टॉपर्स कंपनी। और आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज की क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं कराने जा रहा हूँ। और जैसे कि हमने देखा कि अब जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है टीचर का वो काफी चेंज हो चुका है, जिसके अंदर वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि कोई कंपाउंड एक्स है, वो किसी से रिएक्ट कर रहा है, फिर एक वाई कंपाउंड बन रहा है, एक जेड कंपाउंड बन रहा है, कुछ गैसेस वहां पे रिलीज हो रही होती हैं, पीपीटीज बन रही होती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से आपको करने हैं, तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कराऊंगा, आप करके जाना। और आपके एग्जाम में इसको ये जरूर आपके साइंस के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ये आपको हेल्प करेंगे। तो पहले हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और उसके बाद फिर हम कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाएंगे। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रिएक्शंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए चैप्टर्स को एक बार रिवाइज जरूर करें और जो जो रिएक्शन उस चैप्टर्स में है उनको रिवाइज कर लें, ताकि आपको आज का लेक्चर बिल्कुल बढ़िया ढंग समझ में आए। बाकी जहां जहां मैं बताऊंगा तो मैं रिएक्शन डिटेल में ही समझाऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए बच्चे स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, या इनमें से कौन सा चेंज है जो फिजिकल। अब देखोगे इस चैप्टर में दो तरह के चेंज होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल चेंज जनरली वो चेंजेस होते हैं जहां पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ सब्सटेंस का जनरली स्टेट चेंज हो जाता है। तो ऐसे चीजों को हम यहाँ पर फिजिकल में लाते हैं। बट कहीं पर कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कोई रिएक्शंस बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है, तो वहां पर आपका वो केमिकल चेंज आता है। तो अगर हम चारों ऑप्शन को देखें तो हमें समझ में आ रहा होगा कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो भाई मिल्क से अगर कर्ड बनता है देयर इज अ रिएक्शन, वहां पे रिएक्शंस होती है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशंस होता है, जिसकी वजह से तो इट इज नॉट अ फिजिकल चेंज, ये कोई केमिकल चेंज होगा। रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी आपका केमिकल रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से वो फ्रूट्स जो है वो रैपनिंग करते हैं। तो इसका आंसर, सही आंसर आई थिंक होना चाहिए आपका बर्निंग ऑफ वुड। देखिए बर्निंग ऑफ वुड भी नहीं हो सकता बिकॉज बर्निंग इज अ कंबक्शन रिएक्शन, तो वहां पे रिएक्शन होगी। तो इसका सही उत्तर आप समझ गए होंगे सभी बच्चे, सी इसका राइट आंसर होगा, गेटिंग अ सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। तो सी वाटर से जो सॉल्ट हम ऑब्टेन करेंगे वो इज अ फिजिकल चेंज, उसमें कोई रिएक्शंस वगैरह नहीं करना होता कि हमें सी वाटर में से अगर सॉल्ट निकालना है तो देयर इज सम केमिकल चेंजेस, वो नहीं होता है। तो इसका सही आंसर आपके लिए हो जाएगा सी। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करना होता है। दिस इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर एक रिएक्शन आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन टाइप होते हैं, हीटिंग और उसके बाद लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किया जाता है। तो बट ये हीटिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसमें अगर मैं रिएक्शंस आपको लिख के दिखाऊं पहले, तो यहाँ पर जो रिएक्शंस होगी वहां पर आपको लेना होगा कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CaNO3 ट्वाइस। और इस कैल्शियम नाइट्रेट को कह रहा है हीट करने पर, हम अगर इसको हीट कर दें तो ये हीट करने पर आपको देता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन पूरा लिख के दिया हुआ है। और प्लस में देगा NO2 और O2 गैसेस। तो दो गैसेस निकलती हैं, आपको याद होगा एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया गया है वो लेड नाइट्रेट पे दिया गया है। बट आप तीन तरह के नाइट्रेट याद रखिए जिसपे क्वेश्चन आता है। पहला कॉपर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। और तीनों में आपका पहले उसका एक ऑक्साइड बनता है, जो भी आपने सॉल्ट लिया होता है, सॉरी जो भी मेटल लिया होता है, साथ में दो गैसेस कंफर्म बनेंगी NO2 और O2, जो इसमें ब्राउन गैस होती है। बट अभी हमें इसको बैलेंस करना है। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो कह रहा है इसमें से कौन सा सीक्वेंस फॉलो होगा। तो याद रखिए बेटे ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर सीधा याद रखिए 2241। बस ये चार डिजिट का नंबर याद करिए 2241। तो यहां पर आपको 2 लगाना है, फिर आपको 2 लगाना है, फिर 4 और इसके आगे 1 रहेगा। तो चाहे अब ये क्वेश्चन लेड नाइट्रेट का हो, चाहे ये कैल्शियम नाइट्रेट का हो, चाहे कॉपर नाइट्रेट का हो, आप आंख बंद करके ये नंबर लगा दीजिए 2241। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, बाकी बैलेंसिंग तो सभी को आती होगी तो करके देख लेना, बट टाइम सेव करना है तो 2241 ये नंबर याद रखें। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक पार्ट होता है, जिसके अंदर डिकम्पोजिशन बाय हम करते हैं लाइट। तो वाटर का अगर हम डिकम्पोजिशन कर देते हैं तो वो दो गैसेस रिलीज करता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से नजर आता है, H2O अगर हम लेते हैं लिक्विड स्टेट में, और उसका जब हम डिकम्पोजिशन बाय लाइट करते, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, तो एक H2 गैस बनता है, एक O2 गैस बनता है। और इस रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस करूं तो यहाँ पर क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो उसके लिए 2 लगाऊंगा, और इसके लिए फिर मेरे को यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन
4 हाइड्रोजन लाने के लिए। बट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो गैसेस बनती है उनमें जो गैसेस लिबरेट हो रही है, एक चीज और याद रखें कि ये गैस जो लिबरेट होता है कैथोड पर होता है हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन जो होता है ये एनोड पर रिलीज होता है, क्योंकि इसमें एनोड कैथोड बेस्ड रिएक्शन होता है ये। तो यहाँ पर बस इतना पूछा गया कि कौन सी गैस के बीच में क्या रेशियो होता है, हाइड्रोजन का रेशियो निकालना है ऑक्सीजन गैस के साथ। तो याद रखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का जो रेशियो आ रहा है, अगर आप देखें तो वो रेशियो आपको जो यहाँ पे मिलेगा, जो रेशियो आपको यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा बच्चे 2:1। याद रखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है वो ट्वाइस होता है, उसके जो क्वांटिटी होती है, जो उसकी अमाउंट होती है वो ट्वाइस होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन गैस। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोनों में से कौन सी गैस किसका ट्वाइस होती है, तो हाइड्रोजन गैस याद रखें, और रेशियो क्या रखें 2:1। तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी। ठीक है भाई, तो ऐसे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन में, बैलेंसिंग बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, देखिए 4th क्वेश्चन, ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब इसमें बात हो रही है किसकी, सिल्वर क्लोराइड का सनलाइट। याद होगा एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आ गया लाइट। देखो तीनों डिकम्पोजिशन कवर हो गए। पहला मैंने क्वेश्चन कराया हीट पर, अब इलेक्ट्रिसिटी पर, अब आ गया लाइट पर। तो AgCl, वहां पे 2 ही सॉल्ट आप यूज करते हैं, या तो AgCl लेते हैं या तो AgBr लेते हैं। तो हमारे पास 2 सॉल्ट रहते हैं। तो यहाँ पर AgCl की बात हो रही है, देखिए सिल्वर क्लोराइड की बात हो रही है। तो अगर हम AgCl ले लेते हैं, देखिए AgCl अगर हम ले लेते हैं, तो AgCl को अगर आप सनलाइट में रख देते हैं तो ये डिकम्पोज होने के बाद बनाता है Ag प्लस Cl2। कई बच्चे यहाँ पे Cl लिखते हैं, Cl नहीं लिखना है बच्चे, Cl2 लिखना होगा। तो Cl2 बनेगा। पहले इसका कलर याद रखिए व्हाइट होता है, AgCl का कलर व्हाइट होता है, बट सनलाइट पे रखने पर ये ग्रे हो जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाइट से ग्रे कोई सॉल्ट कन्वर्ट हो रहा है तो सनलाइट में, तो समझ जाए वो AgCl है। इसी में एक AgBr भी आता है जो कि येलो कलर में रहता है, बट अभी AgCl की बात कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि सनलाइट पर रखने पर वो ग्रे हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा है, तो भाई ये ग्रे क्यों बन रहा है, तो ये ग्रे बन रहा है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। बाकी ऑप्शन तो सही लग नहीं रहे, कोई से पूछा गया कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि बाकियों में सब्लिमेशन और जो बातें बोल रहे हैं ये सही नहीं है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर की वजह से ऐसा होता है, तभी ये सॉल्ट जो होता है ये आपका व्हाइट कलर से ग्रे में आ जाता है। और इससे AgBr अगर टीचर पूछता तो वो येलो से ग्रे में आ जाता है। इस तरह से याद रखना होगा आपको। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं और पूछ रहा है कि इनमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है। तो याद होगा आपको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कि आयन का एक्सचेंज हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी देखो पहचान मैं इसकी बताता हूँ कि इसमें सॉल्ट होना चाहिए, दोनों सॉल्ट होंगे और वो सॉल्ट के जो कटायंस होते हैं वो एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप वो रिएक्शन ढूंढो जिसमें दोनों कंपाउंड एक सॉल्ट होंगे, अब चाहे वो सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, क्लोराइड्स हो, ब्रोमाइड्स हो, इस तरह का होना चाहिए सॉल्ट। तो जैसे अगर मैं देखूं तो सेकंड पार्ट मुझे आई थिंक यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सोडियम सल्फेट है, Na2SO4 देखिए सोडियम सल्फेट है, और ये सोडियम सल्फेट आपका रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड। तो ये भी एक सॉल्ट है, ये भी एक सॉल्ट है, ये सल्फेट है सोडियम का, ये क्लोराइड है। तो दोनों के कटायन देखो एक्सचेंज हो जाएंगे, तो बेरियम सोडियम का एक्सचेंज करेगा तो बेरियम सल्फेट बन जाएगा, सोडियम क्लोरीन के साथ बैठ जाएगा तो NaCl बन जाएगा। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है, सेकंड है, बाकी कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, ओनली सेकंड। ठीक है भाई, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मैं गारंटी देता हूं कि यहां से क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो एक और रिएक्शन हमें दे रखा है, पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी बात इनके लिए सही है। तो यहाँ पर आयरन देखिए वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, बट आपको याद होगा अगर आपने मेटल नॉन मेटल चैप्टर पढ़ा हो तो वहां पर भी ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, क्योंकि यहाँ पे वाटर गैस स्टेट में अगर आप चेक करें तो स्टीम के साथ जब आयरन रिएक्ट करता है तो अपने ऑक्साइड बनाता है Fe3O4 और गैस रिलीज होती है हाइड्रोजन। तो पहला उसने पूछा कि इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी बातें सही है। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो बिल्कुल सही है क्योंकि आयरन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ से यहाँ जाने पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है, अगला देखिए वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी सही है क्योंकि वाटर में यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन था, अब यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, तो वाटर यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो सेकंड और फर्स्ट दोनों पॉइंट एकदम सही है। थर्ड कह रहा है वाटर इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो दूसरे को रिड्यूस करता है बट खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है, लेकिन अब रिड्यूसिंग एजेंट तो वाटर बन नहीं सकता क्योंकि वाटर खुद तो रिड्यूस्ड हुआ है,
तो जो चीज खुद रिड्यूस हो रही है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होनी चाहिए, जो कि फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि वाटर इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा याद रखना है कि जो चीज रिड्यूस होती है, खुद रिड्यूस होती है, तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रही है। तो जो खुद रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वाटर यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वाटर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, बट इटसेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो जो खुद रिड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका सही आंसर हो गया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो ऐसा कहां लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ? सी पार्ट में। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है और चौथी बात भी सही है। तीसरी बात जो वो कह रहा है वो सही नहीं है। ठीक है बच्चे, देखते जाइए पूरा लेक्चर, आप देखना सारे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। देखिए आइए 12th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए ध्यान से इसको पढ़ते। कोई तो ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना तो बच्चा घबरा जाता है, पर घबराने का नहीं है। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि वो किन रिएक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आइए समझते हैं। कह रहा है दो गैसेस रिलीज होती है सफोकेटिंग ऑर्डर। सफोकेटिंग ऑर्डर मतलब जो गैसेस के अंदर अगर हम रहते हैं तो वो, जैसे आप देखा है कि आजकल जैसे पोल्यूशन जब हो जाता है तो वहां पे भी लोग काफी सफोकेटेड महसूस करते हैं। तो सफोकेटेड मतलब जहां पे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, ऐसी गैसेस को सफोकेटेड गैसेस कहते हैं। तो दो गैसेस यूज कर रहे हैं, जेड, दोनों गैसेस को नाम वही दे दिया गया है। और ग्रीन कलर के सॉलिड है कोई एक्स, जिसको हीट करने के बाद एक रेडिश रेसिड्यू मतलब होता है जो चीज बच जाती है, जो टेस्ट ट्यूब में बच गया, बाकी सब चला गया, तो बच गया वो रेसिड्यू है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ। उन्होंने सबसे पहले तो एक क्या लिया है, ग्रीन कलर का कोई सॉलिड लिया है एक्स। ये देखिए ग्रीन कलर का कोई सॉलिड लिया टेस्ट ट्यूब में एक्स, और उसको जब हीट किया है तो हीट करने के बाद एक तो यहाँ पे रेसिड्यू बन गया वाई, यानी कि ये एक्स हीट करने के बाद आपको क्या दे रहा है, वाई, और साथ में गैसेस निकली जिनको उसने नाम दिया हुआ है जेड। तो वही आपसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड यहाँ पर कौन होंगे। और ऊपर से एक और बात बोलिए, मैं कह भी रहा था कि गैसेस एयर पोल्यूटेंट की तरह ज्यादातर यूज होती हैं, और व्हेन द वेपर्स ऑफ द गैसेस कलेक्टेड एंड डिसॉल्व्ड इन वाटर, और अगर इनके वेपर्स को कलेक्ट करके डिसॉल्व करते हैं पानी में तो वो ब्लू लिटमस को रेड बना रही है। अब देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है कि जब ये गैसेस का कोई सोल्यूशन बनेगा तो वो ब्लू से रेड हो रहा है। तो इससे मेरे को ये बात समझ में आ रही है कि ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, और एसिडिक ऑक्साइड जनरली कौन सी ऑक्साइड होती है, नॉन मेटेलिक। तो कहीं ना कहीं ये जो जेड है, जिन गैसेस की वो बात कर रहा है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगी, और अगर ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगी तभी तो ये एसिडिक होंगी। तो मतलब ये कोई नॉन मेटल से बनने वाली कोई गैसेस होंगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के सब्सटेंस की बात कर रहे हैं और सफोकेटिंग गैसेस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करेंगे तो यहाँ पर एक्स होना चाहिए फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का जो सॉलिड होता है उसका ग्रीन कलर होता है, क्योंकि उसमें 7H2 भी होता है। अगर आप देखें एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ है, तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को अगर हम हीट कर देते हैं तो पहले तो भाई वो बनाता है Fe2O3 बना लेता है, और साथ में यहाँ पर आपका Fe2O3 बनता है, जी सॉरी, पहले Fe2O3 नहीं बनता, पहले ये बनाता है FeSO4 प्लस 7H2। ठीक है, और इस FeSO4 को जब हम फर्दर हीट करते हैं तो फिर ये बनाता है Fe2O3 प्लस में गैस रिलीज होती है SO2 और SO3। तो ये रिएक्शन दो स्टेप में कन्वर्ट होता है। देखिए पहले तो FeSO4 बनेगा, और वो FeSO4 को जब हम फर्दर हीट करेंगे तो वो Fe2O3, तो जो रेड कलर का रेसिड्यू ये बोल रहा है ये Fe2O3 है। तो यहाँ पर X का काम तो कौन करेगा भाई, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है यानी FeSO4। तो X का काम कौन करेगा, FeSO4.7H2। ठीक है, और Y कौन बनेगा, जो रेसिड्यू बना, जो कि बनेगा Fe2O3 बनेगा। और जिन गैसेस की वो बात कर रहा है वो ये दो गैसेस बनेंगी यहाँ पर जेड SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दो गैसेस बनेंगी। और इन गैसेस को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हैं ना मेरे भाई, तो SO2 पानी में डिसॉल्व होने के बाद बनाती है H2SO4 या H2SO3 जैसे एसिड बनाती है, और ये एसिड के बनने की वजह से ही वो ब्लू लिटमस को किस में बदल देता है, रेड। सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बनते हैं इसके अंदर। जो उसने बात बोली थी ना कि इन गैसेस को अगर हम सोल्यूशन बनाए, पानी में डिसॉल्व करें, तो ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रही है। तो क्योंकि वो एसिडिक नेचर दिखा रही है, एसिडिक सोल्यूशन क्रिएट कर रही है, एसिड फॉर्मेशंस कर रही हैं, तभी तो ये गैसेस एसिड रेन के लिए भी तो रेस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर आप पढ़े तो जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है ना, तो SO2 SO3 गैसेस ही पानी से रिएक्ट करती है रेन वाटर के, और एसिड रेन का फॉर्मेशन भी कर सकती है। तो दिस इज आर वेरी हार्मफुल गैसेस।
तो यहाँ पर ये काफी अच्छा क्वेश्चन है कि घुमा फिरा के वो पूछेंगे भैया, सीधा सीधा कहानी कुछ नहीं आने वाला, वो जमाना चला गया। अब जो साइंस का पेपर बनता है उसमें ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन वो डालते हैं, ताकि बच्चे का चेक करते हैं कि कितना अच्छे तरीके से उसे चैप्टर को पढ़ा हुआ है। जो बच्चा ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएगा ना, उसको कुछ समझ नहीं आएगा साइंस में कि करना क्या है। इससे सभी चैप्टर की डीप नॉलेज रखिए और हर रिएक्शंस को रटिए मत, समझने की कोशिश करिए कि उसमें हो क्या रहा है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एक्स कौन है, वाई कौन है, और जेड जो गैसेस रिलीज हुई थी वो कौन है। ठीक है, चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये भी एक काफी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है एक मेटल सॉल्ट है जिसका नाम है MX। अब कोई मेटल सॉल्ट है जिसमें MX नाम है, उसको लाइट में रख देते हैं तो M अलग हो जाता है और एक X2 गैस रिलीज हो जाती है। अब जैसी लाइट वाली बात होगी, जैसे सुना लाइट में रख दिया तो समझ में आ गया डीकम्पोजिशन बाय लाइट कहीं ना कहीं हो सकता है। तो डीकम्पोजिशन बाय लाइट को हम यहाँ पर पिक्चर में लाएंगे तो उसमें हमारे पास दो ही सॉल्ट समझ में आते हैं बच्चे को, जिसने याद कर रखा है वो फटाफट रिकॉल कर देगा। अच्छा, या तो ये AgCl हो सकता है या तो ये AgBr हो सकता है। तो आइए देखते हैं अब ये कौन हो सकता है। तो आगे पढ़ते हैं क्या आता है। जो M है वो मेकिंग द ऑर्नामेंट्स कर रहा है, तो M ऑर्नामेंट्स बनता है भाई, सिल्वर से तो ऑर्नामेंट्स बनते ही बनते हैं। और X2 जो गैस है वो मेकिंग करता है ब्लीचिंग पाउडर। अब कंफर्म हो गया सर कि ये AgCl ही होगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए जो गैस यूज होती है वो क्लोरीन गैस होती है। तो सिल्वर का ये सॉल्ट बनेगा AgCl। तो यहां से हमने पकड़ लिया भाई इसको। तो आइए अब इसने MX जो हमारे लिए सॉल्ट बना, देखो वो हमारे को समझ में आ गया कौन है। देखिए वो सॉल्ट हमें समझ में आ गया कौन है। अच्छा, पहले क्वेश्चंस भी देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है। तो पहला तो उसने, अच्छा फोटोग्राफी वगैरह में भी यूज होता है AgCl, याद रखें। अच्छा, पहला सवाल तो ये कि M कौन है और X2 कौन है और किस टाइप का ये रिएक्शन हो रहा है व्हेन सॉल्ट MX को एक्सपोज करे लाइट में। तो बहुत बढ़िया। तो देखिए क्या आंसर आप इसके लिख कर आएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले तो आपको पता लग चुका है कि ये सॉल्ट कौन सा है, AgCl है। तो सबसे पहले आप लिख दें कि जो हमारा ये सॉल्ट है MX, ये कौन होगा, AgCl होगा। और जो गैस आप बात कर रहे हैं X2, वो X2 गैस जो यहाँ पे निकलेगी वो क्लोरीन होगी। रिएक्शन आप लिख सकते हैं AgCl को अगर हम उठाकर सनलाइट में रख दें, ठीक है, AgCl को उठाकर अगर हम सनलाइट में रख देते हैं तो यहां पर आपका देखिए AgCl आपका बाहर हो जाएगा और क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। तो AgCl से बनेगा Ag प्लस Cl2 और ये कौन सा रिएक्शन बन जाएगा, डीकम्पोजिशन बाय लाइट, जिसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो आप इसको चाहो तो एक और नाम दे दो, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में बना के देगा आपको Ag प्लस Cl2 और रिएक्शन हो जाएगी। तो MX जो यहाँ पे सॉल्ट था वो कौन था, AgCl था। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक ब्लू कलर का कोई पाउडर का कंपाउंड है जिसका नाम है कॉपर नाइट। देखिए सेकंड जो ऐसे लिखते हैं ना, कॉपर के अंदर सेकंड लिख दिया रोमन नंबर में, ये वैलेंसी को डिनोट करता है। अब कॉपर की वैलेंसी +1 भी होती है, +2 भी होती है। तो यहाँ पर जो हम वैलेंसी लेंगे वो +2 के साथ जाएंगे, ठीक है। तो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, जिसको बॉइलिंग ट्यूब में रखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा जो ब्लैक कलर में निकलेगा बाहर। ऑक्सीजन गैस बनेगी, ब्राउन कलर की भी गैस बनेगी। तो बताइए रिएक्शन कौन सा है, ब्राउन गैस जो रिलीज हो रहा है वो कौन है, ये कौन सा रिएक्शन है, और व्हाट वुड बी द पीएच रेंज ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द गैस X। जो गैस X निकलेगा उसका पीएच रेंज भी बताओ कि हाँ भाई 7 से कम होगा कि 7 से ज्यादा होगा या 7 ही होगा, ये सब बताना होता है। तो भाई कैसे करें अब इस क्वेश्चन को, आइए बच्चे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहां पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, देखिए अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि डिकम्पोजिशन बाय हीट में 3 सॉल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी में एक सॉल्ट उसने पूछा कॉपर नाइट्रेट। मैंने आपको कॉपर नाइट्रेट बताया था, लेड नाइट्रेट बताया था, और कौन सा बताया था, कैल्शियम नाइट्रेट बताया था। तो यहाँ पर एक कॉपर नाइट्रेट ले लीजिए। तो कॉपर नाइट्रेट को अगर आप हीट करेंगे तो ये बना के देगा आपको, देखिए इसका कलर याद रखिए ब्लू होता है। कॉपर के जनरली जो सॉल्ट होते हैं उनका कलर ब्लू होता है, जैसे कॉपर सल्फेट का भी कलर ब्लू होता है। तो कॉपर नाइट्रेट का आ जाएगा, तो कॉपर ऑक्साइड बना जो कि ब्लैक कलर का कंपाउंड बनेगा। साथ में 2 गैसेस रिलीज होंगी, NO2 और O2। NO2 और O2 नाम की 2 गैसेस आपको यहाँ पे रिलीज होंगी। तो जिस सॉल्ट की वो बात कर रहा था वो तो हमारे को पता लगा, जिस गैस की वो बात कर रहा है वो X गैस ये वाली है। इसका कलर याद रखिए ब्राउन गैस होता है ये,
और इसका नाम होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, तो आइडेंटिफाइंग द ब्राउन गैस हो गया। टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा कहलाएगा? टाइप ऑफ रिएक्शन बन जाएगा वही डिकम्पोजिशन बाय हीट, जिसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। तो सेकंड पार्ट का सॉरी फर्स्ट पार्ट का आंसर तो रिएक्शन हो गया। तो बैलेंसिंग तो याद है, इसकी याद है, नंबर 2241 याद करिए। तो 2241, तो ये तो उसकी बैलेंसिंग हो गई। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ रिएक्शन, वो भी होगा डिकम्पोजिशन बाय हीट। पीएच रेंज पता करनी है, पीएच रेंज पता करनी है। तो भाई ये मुझे बताओ कि NO2 एक मेटेलिक ऑक्साइड है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है? तो बच्चा कहेगा अच्छा सर ये तो नॉन, नाइट्रोजन तो नॉन मेटल होता है, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसी नेचर की होती है बताओ? एसिडिक नेचर की होती है। तो लास्ट पार्ट का जो आंसर आप देंगे वो देंगे कि इसका जो पीएच होगा वो 7 से कम होगा, क्योंकि ये एक एसिडिक ऑक्साइड है। कैसी ऑक्साइड है भाई? एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड का जो पीएच होती है वो 7 से कम होती है। अगर ये बेसिक होती है, मेटेलिक ऑक्साइड जो से बेसिक नेचर दिखाती है, तो उनका पीएच 7 से क्या रहता है? ज्यादा रहता है। ठीक है भाई, तो देख लीजिए मैं सारी चीजें ढंग से समझा रहा हूं, और जो मैं बता रहा हूं ये 3 सॉल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, तीनों का जो हीटिंग इफेक्ट है वो जरूर करके जाना। ठीक है, तो आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ऑन एडिंग अ ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। ठीक है भाई, अब उसने दो चीजों के नाम लिए, बेरियम क्लोराइड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम क्लोराइड? भाई बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ सारे बच्चे, क्या होता है? तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2। तो सबसे पहले मैंने लिया BaCl2 और उसका रिएक्शन करना है विद सोडियम सल्फाइड। देखिए एक होता है सल्फेट, वो होता है SO4, सल्फेट होता है SO4 2-, ये सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड होता है SO3 2-। तो आपने क्या करना है? सोडियम का सल्फाइड बनाया। तो सोडियम का सिंबल बोलो क्या होता है? Na+। अरे भाई सोडियम क्या होता है? Na+। और सल्फाइड हो गया SO3 2-। तो क्या फॉर्मूला बना भाई? Na2SO3। अब जैसे मैंने इसके साथ इसका रिएक्शन किया, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कर दिया सोडियम सल्फाइड के साथ, तो कह रहा है इसका बैलेंस रिएक्शन लिखिए, क्योंकि अब इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बने। अभी व्हाइट पीपीटी किसकी बनेगी भाई? तो देखो आयन एक्सचेंज करोगे, बेरियम को एक्सचेंज करो सोडियम के साथ। तो ये इसका नाम देखो कैसे लेना है, ये सोडियम सल्फाइड है, सोडियम हटा के बेरियम पढ़ो तो बेरियम सल्फाइड बनेगा। बट बेरियम का सिंबल होता है Ba2+ और SO3 2-, 2+2- कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका BaSO3। ठीक है भाई, सॉल्ट फॉर्मेशन देखिए, कंपाउंड फॉर्मेशन आना चाहिए, उसके लिए बैलेंसेस याद होंगे तभी कर पाओगे। तो बेरियम हुआ Ba2+ और कौन है? सल्फाइड SO3 2-, 2+2- कैंसिल हुआ तो BaSO3 और NaCl बाहर हो गया। ये देखिए, इसके बाद आपको इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, बैलेंसिंग वाला काम तो कर ही लेते हैं बच्चे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। अब कह रहा है इसमें व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब इसमें पीपीटी किसका बन रहा है? बेरियम सल्फाइड का। ये बेरियम सल्फाइड जो बन रहा है इसी का व्हाइट पीपीटी बन रहा है। यहाँ पर व्हाइट कलर का जो पीपीटी बन रहा है इसका बन रहा है। बट कह रहा है इसको एक और नाम क्या देंगे? तो भाई इसको नाम देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या लिखकर आ जाना? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है भाई, अब थर्ड पार्ट पढ़ो जरा क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में कह रहा है ऑन एडिंग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द रिएक्शन मिक्सचर। मतलब जो ये आपने बनाया इसके अंदर अगर हम क्या मिला दें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दें। अब जैसे मैं इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाता हूं तो रिएक्शन मिक्सचर व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसअपीयर। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसअपीयर हो जाएगा भाई, तो उसका रीजन ये होता है कि जैसे ही अब ये बेरियम सल्फाइड बना, अब इसका रिएक्शन करा दो HCl के साथ, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन होता है? HCl होता है। अब इसके साथ ये रिएक्शन करने के बाद बनाएगा बेरियम क्लोराइड। ठीक है भाई, बेरियम क्लोराइड बनेगा और साथ में बनेगा आपका H2SO3, ये बनेगा। ठीक है, साथ में बनेगा H2SO3। ठीक है, तो बेरियम सल्फाइड HCl से रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड, बट बेरियम क्लोराइड जो होता है ये डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, ये पीपीटी नहीं बनाता, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा पानी में। तो जैसे पानी में डिसॉल्व होगा तो पीपीटी डिसअपीयर हो जाएगी। तो वो बात जो कर रहा है कि पीपीटी इज डिसअपीयर, वो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड हो रहा है ऐसा। तो याद रखना बेरियम सल्फाइड को HCl में डालेंगे तो बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO3 बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ भी एक्सचेंज ही करना है, हाइड्रोजन को सल्फेट के साथ ले जाओ, बेरियम को क्लोरीन के साथ ले जाओ।
तो हाइड्रोजन H प्लस होता है भाई, तो उसके हिसाब से बना लेना। तो बेरियम क्लोराइड बनने की वजह से पीपीटी डिसअपियर हो जाती है। ठीक है भाई, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया, और जिनमें पीपीटी बनता है, जो अनडिसॉल्व सब्सटेंस बनता है, उसी को तो प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्योंकि इस तरह का रिएक्शन आई होप एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ एक मेटल एक्स है, जो कि एक्वायर करता है ग्रीन कलर की कोटिंग ऑन इट्स सरफेस ऑन एक्सपोजर टू एयर। यानी कोई मेटल है और उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है अगर उसको लंबे समय तक ऐसी एयर में रख दिया जाए। तो पूछ रहा है कि आइडेंटिफाइंग द मेटल एक्स, और जो वो नेम द प्रोसेस जिसकी वजह से ऐसा उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो रही है, जो ग्रीन कलर की कोटिंग आ रही है वो किस केमिकल फॉर्मूला बताओ उसका, और दो इंपॉर्टेंट मेथड बताओ जिससे आप इसको इस प्रोसेस से बचा सकते हैं। तो भाई अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा हो तो ऐसा तब होता है जब मेटल की कोरोजन होती है। अब ये कोरोजन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेटल का जब कोरोजन होता है तब उनके ऊपर उनका जो सरफेस है अलग अलग कलर्स में बदल जाता है। जैसे कि आयरन का कोरोजन होता है तो रेडिश ब्राउन लेयर आता है, कॉपर का कोरोजन होता है तो ग्रीन कलर का लेयर आता है, सिल्वर का कोरोजन होता है तो ब्लैक कलर का लेयर आता है। तो यहाँ पर कॉपर की बात हो रही है, ग्रीन कलर का कोटिंग आ रही है उसके ऊपर। तो जो एक्स मेटल है मेरे दोस्त, ये कौन बना देंगे आप, कॉपर। ठीक है भाई, तो पहला सवाल का आंसर तो आप लिख देना कि एक्स यहाँ पर कौन है, कॉपर है, क्योंकि कॉपर के ऊपर ही कोटिंग आती है ग्रीन कलर की, याद रखना। जिस प्रोसेस से ये हो रहा है उस प्रोसेस का नाम लिख दोगे क्या, करोजन। प्रोसेस का नाम क्या लिख कर आओगे, करोजन। ठीक है, नेम एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला जो इस ग्रीन कोटिंग में आया। तो सेकंड पार्ट का आंसर थोड़ा याद रखना, ये कोटिंग आती है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की वजह से। याद रखें, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। कई बच्चों को पता नहीं होता कि ग्रीन कलर का जो कोटिंग कॉपर पे आया था उस किस वजह से आया था। तो उसका रीजन है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब कोरोजन से बचने के प्रोसेस क्या है भाई, कोरोजन से बचने के गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, और पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, अलॉय फॉर्मेशन कर सकते हैं। इतने सारे आपने पढ़े होंगे ना इंपॉर्टेंट मेथड्स, उसमें आप दो मेथड लिख दो, गैल्वेनाइजेशन कर लो या अलॉय फॉर्मेशन कर लो, इससे आप बच सकते हैं कोरोजन से। अब जरूरी नहीं कि कॉपर का ही लिखना है, उसमें मेथड बताएं बस कोरोजन से बचने के, भाई वो लिख दो। तो उसमें आपके पास जो जो मेथड्स आते हैं वो लिख लीजिए। तो ये कोरोजन पर बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, और कलर्स याद रखो, 3 मेटल के बताए मैंने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आयरन के ऊपर जो कोरोजन होगी तो रेडिश ब्राउन लेयर आता है, Fe2O3.XH2 लिख लो, Fe2O3.XH2, उसको रस्ट का फॉर्मूला भी कहते हैं, क्योंकि जब आयरन में कोरोजन होता है तो उसको रस्टिंग कहा जाता है। और सिल्वर पे जो कोटिंग आती है ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, याद रखें। चलिए, वो Ag2S की वजह से होती है, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया आइए। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन लिया जाए और उसमें ऐड किया जाए लेड नाइट्रेट, तो ट्यूब में प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। उस पीपीटी का कलर बताइए, जो कलर आया था उस पीपीटी में कलर का कंपाउंड का नाम भी बताइए, रिएक्शन लिखिए, और लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड। और इसको हम किस 2 रिएक्शनों पे इस रिएक्शन को हम लिख बता सकते हैं, वो पूछ रहा है। तो वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो, बताओ कितने बच्चों को याद है पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो वही मैं कह रहा हूँ, कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं आता है ना तो भूल जाओ भाई, तुम कभी भी केमिस्ट्री पढ़ पाओगे। 4 चैप्टर है आपके केमिस्ट्री में क्लास 10 के, कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं आता और फिर कुछ नहीं हो सकता। पोटेशियम होता है K+, आयोडाइड होता है I-, तो फॉर्मूला बनेगा Ki, और लेड नाइट्रेट तो याद ही होना चाहिए बच्चे को, PbNO3 ट्वाइस होता है, लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 ट्वाइस। और जैसे हम इनको डालेंगे तो ये किस टाइप का रिएक्शन, जो उसने पूछा भी है कि इसको आप किस टाइप के रिएक्शन में डालोगे, तो भाई डबल डिस्प्लेसमेंट में डालेंगे, और साथ साथ पीपीटी भी बन रही है तो प्रेसिपिटेशन भी हो जाएगा। तो वो थर्ड पार्ट तो हो ही गया हमारा। अब कटायन को एक्सचेंज कर दो। यहाँ क्या पढ़ा था आपने, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, तो लेड और पोटेशियम को एक्सचेंज करोगे तो अब क्या पढ़ोगे, लेड आयोडाइड, और लेड आयोडाइड का फॉर्मूला होता है PbI2, और इसी वजह से इसका कलर याद रखना, येलो पीपीटी होती है इसकी। पीपीटी के कलर्स याद रखिए भाई, पीपीटी के कलर्स याद रखिए। मैंने इस पे वीडियोस भी बना रखे, चैप्टर 1 के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वहां मैंने सब पीपीटी के बारे में बता रखा है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखिए, चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वहां पर आपको मिलेगा। तो Ki+ लेड नाइट्रेट PbI2 कलर बनेगा, और लेड की जगह पर पोटेशियम पढ़ लीजिए तो KNO3 बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो भाई व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पीपीटी, येलो पीपीटी हो गया। किसकी वजह से बनी, PbI2 की वजह से बनी, क्योंकि भाई Pb का सिंबल होता है 2+,
और आयोडाइड होता है आई माइनस, तो Pb2 प्लस है, आयोडाइड आई माइनस है, क्रॉस करोगे तो PbI2 बनेगा, वैलेंसी क्रॉस कर दीजिए ना, और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ठीक है, फिर राइट द बैलेंस रिएक्शन। देखो बैलेंसिंग तो आप कर ही लेना, देखो रिएक्शन को बैलेंस करना तो वैसे भी आसान होता है, जैसे यहाँ पे नाइट्रेट 2 बार आ रहा है तो इसके आगे 2 लगा दो, पोटेशियम 2 हो गया तो यहाँ 2 लगा दो, अब 2 बार आयोडीन होना चाहिए, 2 आयोडीन यहाँ पर है, लेड, इजी हो गया। देखिए नाइट्रेट को फोकस करो, बैलेंसिंग भी आराम से हो जाती है। चलिए बच्चे, तो आई होप समझ में आ रहा होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए, और याद रखें PbI2 इज येलो PPT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं मेटल एक्स है। अब देखिए अब बात आ गई ना, ये देखिए मेटल एक्स टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर सेवरल डेज। अब तुम समझ गए होंगे, अरे सर अभी तो बताया आपने 2 मिनट पहले कि अगर कोई मेटल एक्स एक्सपोज टू एयर करने पर ब्लैक हो रहा हो तो वो सिल्वर होता है। तो यहाँ पर जो मेटल एक्स है दोस्तों वो सिल्वर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन गया हमारे लिए ये, अभी अभी हम सीख कर आए हैं ये। तो यहाँ पर मेटल एक्स तो भाई सिल्वर हो गया, Ag हो गया, Ag। ठीक, वाई डू द मेटल एक्स टर्न्स ब्लैक, नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व। तो क्यों ब्लैक हुआ भाई? कोरोजन की वजह से हो गया भाई, कोरोजन की वजह से ही तो हुआ। ठीक है, और नेम द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड एंड राइट इट्स फॉर्मूला। अब ये जो ब्लैक कलर का कंपाउंड यहाँ पे बना है वो किसकी वजह से बना था, याद है? सिल्वर सल्फाइड। तो सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मूला याद रख लो, Ag2S होता है, Ag2S। और ऐसा तब होता है जब ये सिल्वर जो होता है ना Ag2S गैस के साथ रिएक्ट करता है। तो जब सिल्वर H2S गैस, Ag2S गैस नहीं, H2S गैस, तो ये इसके साथ रिएक्शन करने के बाद बनाता है Ag2S। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज हो जाती है बाहर। तो ये सॉल्ट फॉर्मेशन होता है Ag2S का, और इसी की वजह से उसके ऊपर ब्लैक कलर आता है। तो याद रखें, जो ब्लैक कलर का सिल्वर के ऊपर कोटिंग होता है कोरोजन के बाद, वो Ag2S की वजह से होती है। चलिए बच्चे, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है येलोइश कलर्ड कंपाउंड है एक्स नाम का, जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है, जब इसको सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ग्रे कलर का बन जाता है, वी डू द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस वाई, और एक ब्राउन फ्यूम्स भी बनते हैं गैस जेड के। तो आइडेंटिफाई करिए एक्स वाई जेड कौन होगा, और एक्स को अगर हमें ऑब्टेन करना है फ्रॉम नाइट्रेट सॉल्ट, चलिए उसको बाद में देखते हैं, पहले एक्स वाई जेड तो ढूंढते हैं क्या है। तो देखिए सब समझ में आ ही गया होगा कई बच्चों को कि येलोइश कलर का कोई कंपाउंड है जो फोटो सेंसिटिव हो, सनलाइट में रखा जा रहा है। तो सनलाइट में रखने वाले हमारे कोर्स में भाई 2 ही सॉल्ट है, या तो AgCl या तो AgBr। तो यहाँ बात हो रही है सिल्वर ब्रोमाइड की, क्योंकि ब्राउन फ्यूम्स जो होता है Br2 गैस बनाती है। ठीक है, तो आप रिएक्शन करेंगे AgBr। देखिए रिएक्शन क्या होगा दोस्त, AgBr को सनलाइट में, इसका कलर पहले क्या होता है, इसका कलर जो होता है वो आपका होता है येलो। ठीक, और जैसे ही मैं इसको सनलाइट में रखूंगा तो ये ब्रेक होके बनाएगा AgBr2, और ये कलर बदल जाएगा येलो से ग्रे, जैसे ही आपने रखा है इसको सनलाइट में। ये जो Br2, आप देखिए X कौन हो गया, X हो गया AgBr, जो ग्रेश कलर का कंपाउंड बन रहा था Y, तो वो हो गया सिल्वर, और जो Br2 फ्यूम्स बन रहे हैं गैस के, वो हो गई आपकी ZBr2। ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स बना रही है Br2 गैस। अच्छा, उसने एक बात और बात बोली है कि X को उठाओ। ठीक है भाई, X कौन है, Ag को उठाओ। चलिए भाई Ag को उठा लेते हैं। अगर मैं कह रहा है Ag को उठा लेते हैं और उसको फिर लीजिए, और उसका को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, हाउ विल यू ऑब्टेन X फ्रॉम द नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ Y। अब Y का नाइट्रेट सॉल्ट लो। ठीक है, अब ये X को कह रहा है वापस लेकर आना है, AgBr को वापस लेकर आना है, लेकिन उसको किससे लेकर आना है, नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ Y। तो सर Y Ag है, तो Ag का नाइट्रेट बना लो, यानी Ag का नाइट्रेट क्या बना भाई, सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका मतलब अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट ले लूं तो क्या रहा है, इसको किससे रिएक्ट करोगे ताकि वापस क्या बन जाए, वापस क्या मिल जाए आपको, AgBr वापस मिल जाए। ये कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि X, हाउ यू ऑब्टेन X, X कौन है भाई, AgBr। तो ये X मैं कैसे ऑब्टेन कर सकता हूं, कहां से, नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ Y से, और Y कौन था भाई, Ag। तो Ag का जो नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा वो बनेगा सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट को किसमें रिएक्ट कराएं कि AgBr बन जाए, ये पूछ रहा है। तो ये भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगी, इसके लिए आपको लेना पड़ेगा सोडियम ब्रोमाइड। तो याद रखना, अगर आप AgNO3 को सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये रिएक्शन करने के बाद बना देगा AgBr जो आपको चाहिए था, और साथ में सोडियम नाइट्रेट आपका बाहर हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट आपका क्या हो जाएगा,
बाहर हो जाएगा। और यहाँ पर AgBr बनेगा जो फिर से व्हाइट पीपीटी देगा आपको। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया आपके लिए, और डबल डिस्प्लेसमेंट होने के साथ साथ ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो गया। तो वो जो बोल रहा है इसका आंसर, तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा कि आप सिल्वर नाइट्रेट जो AgNO3 लिया आपने, उसको किससे रिएक्ट कराना पड़ेगा भाई मेरे को, NaBr के साथ, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह लीजिए, ये करेंगे तब वापस हमें मिलेगा AgBr। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए इस तरह से तो घुमाया जाता है भैया, जो घूम गया क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वो तो फिर निकल लिया पतली गली से भाई, से कुछ नहीं हो पाएगा फिर तो दिमाग लगाना पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चन के ऊपर माइंड नहीं लगाएंगे कि क्या बोला जा रहा है, कैसे सोचना है, और क्वेश्चन को एक बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, एक एक चीज ध्यान से पढ़िए, रिकॉल करिए कि यहाँ पे कहाँ पढ़ा था, ये रिएक्शन कहाँ, किसकी बात हो रही है, ये तो बच्चा जरूर कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। चलिए बच्चे तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए थोड़ा सा, क्या कह रहा है सभी बच्चे ध्यान से। कह रहा है कंपाउंड A है, जिसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो वो कंपाउंड B देता है। एक कंपाउंड हमारे पास कोई A है और जिसको डिसॉल्व करते हैं पानी में तो वो कंपाउंड B देता है, जो कि व्हाइट वॉशिंग में भी यूज किया जाता है। कंपाउंड B को अगर CO2 गैस के साथ रिएक्ट करें तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा कंपाउंड C का। तो ABC बताइए कौन होगा। देखिए अब जिस कंपाउंड A की बात कर रहे हैं, जिसको डिसॉल्व करके इन वाटर से हम कंपाउंड B यूज करते हैं, जो कि हम व्हाइट वॉशिंग में के भी आपको उसको यूज किया जाता है। और जब इस कंपाउंड B में रिएक्ट करते हैं CO2 गैस तो आगे बात बनती है। तो ये जो कंपाउंड है जिसको व्हाइट वॉशिंग में वो यूज करने को कह रहा है, वो कंपाउंड है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, तो कैल्शियम ऑक्साइड याद रखिए व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। इसको हम क्यूक्लाइम भी कहते हैं अगर आपको याद हो। अब जैसे ही मैं इस क्यूक्लाइम को उठा के पानी में डालूंगा तो ये तो मेरे लिए कौन बन गया भाई, A बन गया, ये हमारा A हो गया। इसको पानी में डाल दिया भाई हमने। अब जैसे मैंने इसको पानी में डाला तो पानी में डालने के बाद ये क्या बनेगा भाई, याद होगा सबको, स्लेट लाइम बन जाएगा, जिसको लाइम वाटर भी कहते हैं। तो ये हमारा B हो गया। देखिए स्लेट लाइम, कई सारे नाम है इसके, स्लेट लाइम कह लो, लाइम वाटर कह लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कह लो। फिर कह रहा है जो B बना, ये B जो बना भाई इसको उठा लो और इस B में से अगर आप CO2 गैस पास कर दो तो व्हाइट पीपीटी बनेगी। अब याद है कौन सा रिएक्शन हो रहा है ये जब हम स्लेट लाइम लाइम वाटर लेते हैं जिसका कलरलेस होता है ये, और जैसे हम इसमें लिमिटेड अमाउंट में CO2 गैस को पास करते हैं ना मेरे भाई, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको लाइम वाटर टेस्ट भी कहा जाता है अगर आपको याद हो। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, साथ में बनेगा वाटर। तो जिस C कंपाउंड की बात कर रहा है वो ये कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन भी कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये। और इसी रिएक्शन में अगर आप इस CO2 को एक्सेस में प्रेजेंट कर दोगे, सॉरी पास कर दोगे, तो लाइम वाटर जो पहले पीपीटी बना था मिल्कीनेस आ जाती है, क्योंकि लाइम वाटर टेस्ट में मिल्कीनेस आता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी। लेकिन आप इसी CO2 गैस को एक्सेस में पास कर दोगे तो मिल्कीनेस डिसअपीयर हो जाता है, क्योंकि फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। तो वो रीजन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए आपके ये रिएक्शंस होंगे, और A हमारा क्यूक्लाइम बनेगा, B हमारा स्लेट-लाइम बनेगा, और C हमारा लाइमस्टोन बनेगा, या कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन, तो याद रखिए व्हाइट वॉशिंग जैसे दिमाग में है ना, तीन चीजें दिमाग में लाना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों आपस में लिंक है भाई। और अगर आपको याद हो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट कर दो तो वापस CaO भी बन जाता है भाई। देखा, कमाल की चीज है भाई, सारे लिंक हो गए आपस में। लाइमस्टोन को अगर आप हीट कर देते हैं तो ये बनाता है CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद है ये रिएक्शन, देखिए घूम फिर के वहीं पहुंचे हम। तो तीनों रिएक्शन को लर्न कर लो। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो क्यूक्लाइम बनेगा, क्यूक्लाइम को पानी में डालोगे तो स्लेट लाइम बनेगा, स्लेट लाइम में से अगर CO2 लिमिटेड अमाउंट में पास कर दो तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 बनेगा। तो आपस में लिंक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और आ सकता है आपका पेपर में ये क्वेश्चन, ध्यान से करके जाइए इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ब्राउन सब्सटेंस है X, जिसको हीट करने पर एक सब्सटेंस और बन जाता है Y, और when hydrogen gas is passed over heated Y, it again changes back to X. तो name the substance X and Y, name the type of chemical reaction सारा पूछ रहा है, write the chemical equations जो इसके लिए यूज होंगे। अब ब्राउन सब्सटेंस X है, देखिए ब्राउन सब्सटेंस X जिसकी वो बात यहाँ पे कर रहा है, जिसको हीट करने पर वो बनाता है Y। तो भाई ये जो ब्राउन कलर का सब्सटेंस जिसकी बात वो कर रहा है, वो यहाँ पर दोस्तों याद रखना कॉपर होता है। ठीक है, अब जैसे मैं इस कॉपर को हीट करूंगा ऑक्सीजन एयर में तो ये बना लेता है कॉपर ऑक्साइड। याद रखिए क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड। तो ये हमारे लिए X हो गया,
जो कि ब्राउन कलर का था। कॉपर ऑक्साइड वैसे ही वाई बनेगा जो कि ब्लैक कलर होता है, याद रखना कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। फिर कह रहा है जब इसमें से हाइड्रोजन गैस पास कर दें, अब ये जो कॉपर का ऑक्साइड बन गया CuO जो ब्लैक कलर का था, इसमें हाइड्रोजन गैस अगर हम पास कर देते हैं तो ये अगेन चेंज इनटू बैक एक्स हो जाता है, तो मतलब एक्स वापस बन जाएगा। तो एक्स वापस बनेगा तो कॉपर वापस आएगा, क्योंकि एक्स तभी बनेगा, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगा, H2O। ठीक है भाई, तो एक्स यहाँ पर याद रखें कॉपर है, कॉपर को एयर में रखकर हीट करते हैं तो वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का होता है, याद रखिए। और इस कॉपर ऑक्साइड में जब वापस हाइड्रोजन गैस पास की जाती है तो ये वापस कॉपर प्लस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वापस ब्लैक से ब्राउन हो जाता है। तो ये लिखते हैं नेम द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द बोथ द चेंजेस। अब कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है भाई, तो अगर हम पहला रिएक्शन देखें तो उसमें तो हीट ही कर रहा है वो, और साथ साथ इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है। तो हीट कर रहा है तो एंडो हो गया और ऑक्सीडेशन भी होगी साथ साथ। तो इसमें दो टाइप डाल सकते हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है पहले वाला और साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो रही है इसमें। यहाँ पर आप देखें तो CuO प्लस H2Cu बन गया, तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई तो ये रिडक्शन हो गया भाई। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गया एक तरीके से। ठीक है, तो जो टाइप के रिएक्शंस वो बता रहा है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शंस है पहला वाला, वो साथ साथ आपका ऑक्सीडेशन टाइप का रिएक्शन भी हो रहा है और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है नीचे, तो रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गया। ये इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसमें आपको कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं A, B और C, और ये कुछ रिएक्शंस कर रहे हैं, और इसमें 3 रिएक्शंस हमें गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव है, और व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन जो यहाँ पर हो रहे हैं। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पर अगर आप पहला रिएक्शन देखें तो उसमें A2O3 B से रिएक्ट कर रहा है, और B अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखे पाएंगे तो B ने A को डिस्प्लेस किया है। ये देखिए B ने A को डिस्प्लेस करा है और B2O3 बनकर A हो गया है। तो यहां से ये समझ में आ जाता है कि B कहीं ना कहीं A से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हम नीचे की ओर देखें और इसको ऐसे लिख देते हैं कि रिएक्टिविटी यहां पर क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो फिर B इज मोर रिएक्टिव देन A हो गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं B ने अगले स्टेप में C को भी रिप्लेस कर दिया। ये देखिए B2SO4 बन गया और C यहां से बाहर हो गया, यानी B इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन C। तो इसका मतलब है कि C भी नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो A ने C को रिप्लेस किया, ये देखिए A ने C को रिप्लेस किया है और A2A3 से C बन गया। तो इसका मतलब है कि A इज मोर रिएक्टिव देन C। तो C यहां पर सबसे नीचे चला जाएगा मेरे भाई, क्योंकि C B से भी लेस रिएक्टिव है, क्योंकि B ने C को भी डिस्प्लेस किया हुआ है और A ने भी C को डिस्प्लेस किया हुआ है। लेकिन B ने दोनों को डिस्प्लेस किया है, B ने C को भी डिस्प्लेस किया और A को भी डिस्प्लेस किया है, तो B यहां पर हो जाएगा मोस्ट रिएक्टिव। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा B इज मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव, तो वो हो जाएगा C। अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें तो B इज मोर रिएक्टिव देन A। ठीक है, B इज मोर रिएक्टिव हो जाएगा देन A एंड A इज मोर रिएक्टिव देन C। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा। और रिएक्शन कौन सा हो रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को दिमाग में लाएंगे तो आप जरूर पता कर पाएंगे कि जो देखो जिसको डिस्प्लेस कर रहा है वो मोर रिएक्टिव होगा। तो जैसे B ने A को डिस्प्लेस किया तो B इज मोर रिएक्टिव देन A हो गया, और उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए बच्चे, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑन हीटिंग द लाइमस्टोन। अब आपको पता होना चाहिए लाइमस्टोन क्या होता है। लाइमस्टोन को अगर हम हीट करते हैं तो उससे हमें दो कंपाउंड्स मिलते हैं A और B, और व्हेन कंपाउंड A को डिसॉल्व करते हैं इन वाटर तो इट फॉर्म्ड अ कंपाउंड C। तो देखिए लाइमस्टोन को हीट करने पर क्या मिलता है, अगर आपको याद हो अभी मैंने पहले भी ये रिएक्शंस की बात करी थी। तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और उसको यदि आप हीट कर दें तो ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा A कंपाउंड होगा और ये हमारा B होगा, और A को हम कह सकते हैं यहाँ पर ये बन जाएगा क्यूक्लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्यूक्लाइम भी कहा जाता है, और लाइमस्टोन ये रहा। तो लाइमस्टोन को हीट करने के बाद आपको मिलेगा क्यूक्लाइम। फिर कह रहा है A को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दें तो वो कंपाउंड C बना देता है। अब A को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो A कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड,
और उसको यदि मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूंगा तो ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये फॉर्म करेगा स्लेट लाइम। अभी हमने पीछे भी ये रिएक्शन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें व्हाइट वॉशिंग वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा था। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि कंपाउंड सी जो बना है, अब ये देखिए सी कौन बना हमारे लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेट लाइम। तो स्लेट लाइम हमारे लिए सी का काम करेगा। और सी को अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ CO2 से पास करें, लिखा हुआ है ना, कंपाउंड सी रिएक्ट विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंपाउंड बी। अब बी कौन था हमारे लिए, CO2, तो कंपाउंड बी था हमारे लिए CO2। तो CO2 को लिमिटेड अमाउंट में अगर पास कर दें तो वो कंपाउंड डी बना लेता है। तो यहां पर होता क्या है, लाइम वाटर टेस्ट ही होगा कि अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं जो कि सी था हमारे लिए, और उसमें से आपने पास करना है बी कंपाउंड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड था, और इसको यदि हम लिमिटेड अमाउंट में पास करते हैं तो ये वापस बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में रिलीज होता है वाटर, और इसकी होती है वहां पर व्हाइट पीपीटी। तो जिसकी वजह से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं, तभी इसका टेस्ट का नाम भी लाइम वाटर टेस्ट है, जो CO2 की आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। और व्हाइट पीपीटी के आने की वजह से यहाँ पर आ जाती है मिल्कीनेस। तो ये भी आप ध्यान रखें, और इसमें याद रखें अगर आप इसी CO2 को एक्सेस में पास कर देते हैं, तो मैंने पहले बताया था कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है, और वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो बनेगा वो सोलेबल होता है, तो मिल्कीनेस उसमें डिसअपियर हो जाती है। तो ध्यान रखना है कि मिल्कीनेस लिमिटेड अमाउंट ऑफ CO2 से आती है, और अगर एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करते हैं तो मिल्कीनेस इज डिसअपियर। तो देखा बच्चे, मैंने आपको चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 10 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, वो मैंने सभी करा दिए आपको। अगर आप ये सभी रिएक्शंस को, सभी क्वेश्चंस को ढंग से करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उसे कर लीजिए, क्योंकि बार बार हम एक ही बात बोलते हैं कि हम सिर्फ काम की बात करते हैं, जो चीजें हेल्प करती हैं बच्चों को हमेशा एग्जाम के अंदर। तो पढ़ते रहिए बच्चे और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।